वेलकम बैक टू योर चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट। दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, जिसका नाम है प्राचीन भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, यानी कि आरओ एआरओ, या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके बीच लेकर आया हूं। तो फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन प्रश्नों को आपके सामने पेश करता है, जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में सक्सेस हासिल होगी। दोस्तों, हमारा लक्ष्य ही है आपकी सफलता। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न श्रृंखला में पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत की श्रेणियों यानी गिल्ड्स के संदर्भ में जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न क्या है, प्राचीन भारत की श्रेणियों के संदर्भ में बात की जा रही है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं, कथन पे निगाह डालते हैं। तो पहला कथन क्या है कि प्रत्येक गिल्ड राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत था और राजा उन मुख्य प्रशासनिक प्राधिकारी था, यानी कि जो राजा था वो क्या था, मुख्य प्रशासनिक प्राधिकारी था। दूसरा कह रहा है कि मजदूरी, कार्य के नियम, मानक और कीमतें गिल्ड द्वारा तय की जाती थी। तीसरा है, गिल्ड को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त था। तो ये थे 3 कथन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, अगर हम कथन की बात करें तो ये आपके तीनों कथन क्या हो, राइट हो जाएंगे। और कोड किस कोड में दे रहा है, तीनों डी पे दे रहा है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। फटाफट से शेयर करते रहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, इस वीडियो से जुड़ेंगे दोस्तों, उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उन प्रश्नों को आपके सामने और अच्छे से पेश करेंगे, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका भी मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। सॉरी, कुछ बौद्ध शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है, दोनों में क्या अंतर है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो बौद्ध शैल की जो गुफाएं थी, बौद्ध शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहा जाता था, जबकि अन्य को विहार कहा जाता था। तो दोस्तों, आपको अंतर बताना है विहार में और चैत्य में। चलिए देखते हैं कौन सा कथन में क्या अंतर है जो सही बता रहा है। तो पहला कथन कह रहा है कि विहार जो वो पूजा स्थान है, जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान है। अगला है, चैत्य पूजा का स्थान है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। तीसरा है, चैत्य गुफा के सबसे दूर स्थित स्तूप है, जबकि विहार इसके समीप स्थित हाल है। दोनों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। तो दोस्तों, फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि आंसर क्या होगा, कि जो बौद्ध शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है, दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि दोनों में क्या अंतर है, तो चैत्य पूजा स्थान होता था, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो जैन सिद्धांत पर लागू होता है। पहला कथन क्या है, कर्मों को नष्ट करने का सबसे सुरक्षित तरीका जो था वो तपस्या करना था। प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी आत्मा होती है। कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। ये 3 कथन आपके नज़र के सामने है दोस्तों। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। कोड दे रहा है केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3। फटाफट से आंसर कीजिए कि आंसर क्या होगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो जैन सिद्धांत पर लागू होता है। तो दोस्तों, अगर बात करें कर्मों को नष्ट करने से सुरक्षित तरीका तपस्या करना है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी आत्मा होती है, बिल्कुल सही। कर्म आत्मा का विशाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। तीनों ही कथन क्या है, सही हैं। तो तीनों कथन किस कूट पे दे रहा है दोस्तों, डी पे दे रहा है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है दोस्तों,
क्या है कि भगवान बुद्ध की छवि को कभी कभी हाथ की मुद्रा में दिखाया जाता है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? यानी कि जो बुद्ध की छवि को जो हाथ की मुद्रा में दिखाया जाता है, उसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो ये जो भूमि स्पर्श जो मुद्रा है, यह किसका प्रतीक है? आपका ऑप्शन है बुद्ध द्वारा पृथ्वी को मारी पर नज़र रखने तथा मारी को उनके स्थान में विघ्न डालने से रोकने के लिए आह्वान करना। दूसरा कह रहा है कि बुद्ध द्वारा मारा के प्रलोभनों के बावजूद पृथ्वी को अपनी पवित्रता और शुद्धता का साक्षी बनाने का आह्वान। तीसरा, बुद्ध का अपने अनुयायियों को यह स्मरण दिलाना कि वे सभी पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और अंततः पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं और इस प्रकार यह जीवन क्षणभंगुर है। चौथा है कि संदर्भ में दोनों कथन, यानी कि आपका ए और बी ये दोनों सही हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है या किस चीज़ का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो प्रतीक है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो दोस्तों, ये बुद्ध द्वारा मारा के प्रलोभनों के बावजूद पृथ्वी को अपनी पवित्रता और शुद्धता का साक्षी बनाने का आह्वान है। यानी कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो किसका प्रतीक है? बुद्ध द्वारा मारा के प्रलोभनों के बावजूद पृथ्वी को अपनी पवित्रता और शुद्धता का साक्षी बनाने का आह्वान है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही लाजवाब सेशन चल रहा है। प्राचीन भारत के इतिहास पर अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले भी हम और प्रश्नों को देख चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान थे? यानी आपको बताना है कि वो कौन से मतलब कथन है जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, और कौन से वो कथन है जो कि बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान थे। आइए देखते हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि तपस्या और भोग की अति से बचना, वेदों की प्रामाणिकता के प्रति उदासीनता। तीसरा है अनुष्ठानों की प्रभावकारिता से इनकार। आपको नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है दोस्तों। बताइए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तपस्या और भोग की अति से बचना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में समान नहीं है। ठीक है। वेदों की प्रामाणिकता के प्रति उदासीनता, ये बिल्कुल सही है, दोनों में समान है। अनुष्ठानों के प्रभावकारिता से इनकार, ये भी दोनों में समान है। तो दूसरा तीसरा किस कोड पे दे रहा है? बी पे दे रहा है दोस्तों। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता है? पहला क्या कह रहा है कि उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे। वे पुरुष स्त्री दोनों देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े से चलने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही कथन का चुनाव करना है। कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, अगर हम चलिए पहले आप आंसर कमेंट में कीजिए दोस्तों। आप लोग कमेंट में आंसर नहीं करते। अच्छा, यही कमेंट में ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप लोग आंसर दें, उत्तर दें, और कमेंट किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है दोस्तों। लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम और बेहतर से बेहतर कर सकें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता है? तो दोस्तों, वे पुरुष और स्त्री दोनों देवताओं की पूजा करते थे। तो इसमें केवल आपका दूसरा ही सही होगा, बाकी आपका पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। तो दूसरा कौन से कोड पे दे रहा है? बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है यह मुख्यतः एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व यद्यपि मौजूद थे लेकिन परिदृश्य पर हावी नहीं थे। पहला कथन क्या है कि यह मुख्यतः एक धर्मनिरपेक्षता सभ्यता थी और धार्मिक तत्व यद्यपि मौजूद थे लेकिन परिदृश्य पर हावी नहीं थे। अगला कथन कह रहा है कि यह इस अवधि के दौरान भारत में वस्त्र निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। यानी जो अवधि चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, भारत में वस्त्र निर्माण के लिए हम किसका प्रयोग करते थे? कपास का उपयोग किया जाता था। तो आपके पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही हैं। कौन से कोड पे दे रहा है दोस्तों? सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। कथन क्या है कि पांडवों की राजधानी मदुरै थी। अगला है चेरों की राजधानी वांची थी। तीसरा है विदेह साम्राज्य की राजधानी मिथिला थी। और गहड़वाल राजवंश की राजधानी कन्नौज थी।
तो दोस्तों आपने 12 कई बार इन प्रश्नों को देखा होगा, जानते भी होंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए, बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, पांडवों की राजधानी मदुरै थी, बिल्कुल सही है। विदेह साम्राज्य की राजधानी मिथिला थी, ये भी सही है। गढ़वाल राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। लेकिन दोस्तों चेरों की राजधानी वांची ना होकर के वांजी थी, यानी कि माणिक्य थी। क्या थी चेरों की राजधानी? माणिक्य थी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर हम बात करें कि चेरों की राजधानी क्या थी, ठीक है, तो क्या थी? माणिक्य थी। बात समझ में आई? क्या थी? माणिक्य थी। अगर हम बात करें चेरों की राजधानी, तो चेरों की राजधानी क्या थी? वंजी थी। क्या थी? वंजी। ठीक है, चेरों की राजधानी क्या थी? वंजी या मज्जिका, वंजी थी। ठीक है, या इसी को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा दोस्तों, ऐसे भी मिल जाएगा, वंजी। ठीक है, चलिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धर्म और रीत, ठीक है, प्रश्न क्या है कि धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को दर्शाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म और रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि धर्म दायित्व की अवधारणा तथा स्वयं के प्रति तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन की अवधारणा थी। दूसरा है ऋत ब्रह्मांड और उसमें विद्यमान समस्त वस्तुओं की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला मूलभूत नैतिक नियम था। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें कूट दे रहा है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों। तो दोनों सही है, तो किस कूट पे? सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा, ये कई बार आया है और आ सकने की भी उम्मीद है। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है, जो कि आपकी यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपीपीएससी या आरओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन से युग्म भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा है जो जो भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है? दोस्तों इसमें एक ऑप्शन नहीं, गलत टाइप हो गया है, उसको आप लोग ठीक कर लीजिए। चलिए आइए चलते हैं। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो देखिए, मीमांसा और वेदांत 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है, या फिर न्याय और वैश्विक, लोकायत और कार्यपालिका, साक्ष्य और योग। तो दोस्तों इसमें जो 6 प्रणालियां हैं जो भारतीय दर्शन के प्रणालियों का हिस्सा नहीं है, वो है लोकायत और कपालिक। कौन सा? तीसरा वाला। तो तीसरा कौन से कोड पे? सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर किया करें, यूं उम्मीद से मैं इस वीडियो को बनाता हूँ ताकि आप लोग मेहनत करेंगे। देखिए, जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी, जितना ज़्यादा आप लगन के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, उतना आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँचेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? दोस्तों इसमें एक मिसप्रिंट हो गया, राज्य नहीं टाइप हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? पहला है अवंती, गंधार, कौशल और मगध। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अवंती बुद्ध के जीवन से राज्य जो जीवन से जुड़ा था, और कौशल जुड़ा था और मगध जुड़ा था। तो 1, 3, 4, 1, 3 और 4, 1, 3, 4 कहाँ पे? डी कूट पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। उनको बताएं कि द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलती है दोस्तों।
चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला प्रश्न क्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। तो एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट शासक, बिल्कुल सही है। महाबलीपुरम की बात करें, पल्लव शासक, खजुराहो, चंदेल, एलिफेंटा गुफाएं, मयूरा युग। फटाफट से कमेंट में कीजिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कि आप लोग कमेंट नहीं किया करते, सबसे बड़ी बात दोस्तों। चाहे जितना कह डालो, आप लोग कोशिश नहीं करते हैं। देखिए जितनी अच्छी आपकी कोशिश होगी दोस्तों, उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कोशिश किया करें कि सही आंसर दें। ठीक है दोस्तों, बताइए कौन सा इसमें कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों वो एलिफेंटा होगा, मयूरा युग। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी से बनी नाली का मॉडल मिला है, यानी नाली का मॉडल मिला है, वो कौन सा स्थान है। राखी गढ़ी, बनावली, कालीबंगम, मिताहल। कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें तो बनावली एक पुरातात्विक स्थल है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जहाँ एक मिट्टी की गुफा का मॉडल मिला है। क्या मिला है, मिट्टी की गुफा का मॉडल मिला है। कौन सी स्थान है, बनावली। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बनावली कहाँ पड़ता है, बताइए। तो ये हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा के किस ज़िले में, ये भी याद रखिएगा, फतेहाबाद में। फतेहाबाद में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडलों में दूसरे से 7वें तक का मंडल सबसे प्राचीन माना गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट से आंसर कीजिए कि कूट कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों गलत है। आपने दोनों कथन देख लिया है दोनों, फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल में दूसरे से 7वें तक का मंडल सबसे प्राचीन माना गया है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है, तो दोनों सही है। दोनों कौन से कूट पे, सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है ऋग्वेद के 10वें मंडल में विभिन्न नदियों की जानकारी मिलती है। दूसरा है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा एक बार की गई है। सही कूट का आपको चयन करना है, पहला सही है, पहला और तीसरा सही है, केवल तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा सही है। तो दोस्तों ये आपके तीनों ही कथन बिल्कुल सही है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में विभिन्न नदियों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया और ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा एक बार की गई है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो कौन से कूट पे, डी पे, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि वैदिक काल में हल से बनी रेखा को सीता कहा जाता था। ऋग्वेद में वैद के लिए भी शक शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में दास व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद में कपा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए कौन सा कथन गलत है। दोस्तों आंसर कीजिए।
तो दोस्तों वैदिक काल में हल से बनी रेवसीता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में वैद के लिए भीषक शब्द का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। ऋग्वेद काल में दास व्यवस्था नहीं, बिल्कुल सही दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में दास व्यवस्था थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में दास व्यवस्था थी। बताइए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की बात की जा रही है। बाकी तो मैंने दो चीज़ बता दी, दो ऑप्शन आपको बताने हैं कि ऋग्वेद काल में दास व्यवस्था थी या नहीं थी। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दास प्रथा का जो स्वरूप था प्राचीन यूनानी या प्राचीन यूनान और रोम की तरह नहीं था। इन दासों को लेकर कुछ बातें भी बताई गई हैं, जैसे ऋग्वेद में दासों को अब्राहम, अदेयु, अजून, अपर्वत कहा जाता था दोस्तों, थी। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, लिखा है ऋग्वैदिक काल में दास व्यवस्था नहीं थी, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता है? ऋण वैदिक काल में ऋण लेकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? भीषक, नांगल, कुलिया, बैकनाट। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? बैकनाट। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। दूसरा कथन कह रहा है कि वैदिक युग में सुरा साधारण अवसरों पर किए जाने वाला मादक पदार्थ था। अगला है ऋग्वैदिक युग में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। ऊँट का चयन करते हुए केवल एक, केवल दो, एक और तीन, एक, दो, तीन। तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या 33 बताई गई है, सही है। वैदिक युग में सुरा साधारण अवसरों पर किया जाने वाला मादक पदार्थ था, पिए जाने वाला। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियां सभा में समिति में भाग लेती थी, तीनों सही है। तो तीनों कौन सा को डी दे रहा है? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्न क्या है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद, मुक्तिका उपनिषद, कट उपनिषद, मांडुक उपनिषद। बहुत इजी आंसर है दोस्तों। तो सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से लिया है उसका है मुंडक उपनिषद। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न के चलते हैं। गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखित एक ज्योतिष ग्रंथ है? गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखित एक ज्योतिष ग्रंथ है? आपका ऑप्शन है पढ़नी, चाणक्य, कात्यायनी, कालिदास। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों गार्गी संहिता जिसके द्वारा लिखित एक ज्योतिष ग्रंथ है वो क्या है? पढ़नी, चाणक्य, कात्यायनी, कालिदास। तो वो है कात्यायनी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है आलमगीरपुर, हड़प्पा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों निम्नलिखित में जो स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है उसको कहते हैं मोहनजोदड़ो। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? आपका ऑप्शन है अनाज के लिए गोदाम, महत्वपूर्ण लोगों के लिए स्नानागार, धार्मिक समारोहों के लिए अग्निविदे, जनता के लिए आवासीय भवन। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला के एक दुर्ग का भाग नहीं था? बताइए दोस्तों, बताइए, दुर्ग का भाग नहीं था। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा जनता के लिए आवासीय भवन। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातात्विक स्थल पर गतवास के प्रमाण मिले हैं, यानी पिट डेवलिंग्स के प्रमाण मिले हैं? आपके ऑप्शन है मेहरगढ़, राजा घुंडाई, बुर्ज होम, पलावो पलावोए। बताइए
फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में किस स्नान पुरातात्विक स्थल पर गतवास के प्रमाण मिले हैं? तो ये हो जाएगा आपका बुर्ज होम। तो बुर्ज होम कहाँ पे? सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। बात समझ में आ रही है दोस्तों? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। तो दोस्तों पुरातात्विक विद्या का जो अभिप्राय है वो है किसका अध्ययन है? शिलालेखों का अध्ययन है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इसी तरह मैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आपके बीच लेकर आता रहूँगा दोस्तों। तो फटाफट से आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा। अगर हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को हेल्प कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नए प्रश्नों की श्रृंखला में। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों ऐसे ही मेहनत आपको करनी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।